नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल लेसन हिंदी में। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य यूजीसी नेट का यूनिट 10। यूनिट 10 में कुछ आपके अलग अलग विधाओं की कुछ सेलेक्टेड जो विधाएं हैं उनके गद्य दिए हुए हैं। उन सभी को हमको बारी बारी देखना है, जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, इस सब में से चुनिंदा कुछ आपके टेक्स्ट दिए हुए हैं। ठीक है, हम सभी को लाइन से पढ़ते जाएंगे जो भी आपके सिलेबस में टेक्स्ट हैं। इस क्रम में जो सबसे पहला टेक्स्ट है वो है रेखा चित्र का। ठीक है, रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। राम वृक्ष बेनीपुरी में जी ने माटी की मूर्ति रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। ठीक है, लगभग 1946 में ये जो माटी की मूर्तें हैं ये रेखा चित्र प्रकाशित हुई थी। इस माटी की मूर्ति रेखा चित्र में कुछ अलग अलग चैप्टर वाइज उन्होंने रेखा चित्र लिखा है। अपने बचपन की यादों को साझा करते हुए उन्होंने लिखा है। जितने कुछ लगभग 12 चरित्र हैं जिनके द्वारा राम वृक्ष जी अपने बचपन की कथाओं को याद करते हैं और उसको बहुत इतने वर्णनात्मक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा लगता है कि वह कहानी हमारे सामने चल रही हो। ठीक है, और जैसे जैसे वो एक एक पात्र को उठाते हैं, अपने बचपन के एक एक पात्र को उठाते हैं, फिर उससे जुड़े हुए अपने सारी घटनाएं, कुछ अपनी कहानियाँ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह वो लाइन बाय लाइन्स बताते जाते हैं। ठीक है, जब ये जेल में थे, राम वृक्ष जी जब जेल में थे उस समय इन्होंने ये लिखा है, जेल में रहते हुए लिखा है। तो ये प्रश्न पूछता है, जेल में रहते हुए इन्होंने ये लिखा था। कुल 12 पात्र कह सकते हैं या 12 चरित्र इसमें है। ये सभी चरित्र इनके बचपन के दोस्त यार साथी हैं, कुछ आसपास के काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने इनको अब कहीं ना कहीं बचपन में प्रभावित किया होगा, उनसे प्रभावित हुए और उसके वो इनके जीवन में बड़ा रोल अदा करते हैं, तभी उनको ये इतने समय बाद भी याद करते हैं। जैसे रजिया, सरजू भैया जो मुख्य कैरेक्टर जो हैं, इनके चरित्र जो 12 हैं, इसमें से भी कभी कभी प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से देख लेंगे, नोट कर लेंगे कि जिसमें रजिया, हालांकि कहा जाता है ये बाद में ऐड किया गया है, शुरुआत में 11 ही चरित्र थे। ठीक है, बाद में रजिया को जोड़ करके यह 12 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें ये रजिया हो गई, सरजू भैया, मंगर, बलवंत सिंह, पनेसर और भौजी, बाल गोविंद भगत, सुभान खान, बुधिया, ऐसे अलग लगभग 12 कैरेक्टर आपको मिलेंगे। इन सभी से जुड़ी कुछ कुछ कथाएं, कुछ कहानियां मिलती हैं। इसे क्या कहते हैं आपको, इस रेखा चित्र में बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से इन्होंने बताया है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा रेखा चित्र है। समय मिलेगा तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आप सभी पात्रों के नाम देख लेंगे क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। हाँ, कुछ डायलॉग्स इसके पूछते हैं, कुछ चर्चित डायलॉग हैं, बस उतना ही पूछता है, सबके नहीं पूछेगा। कुछ घटनाक्रम है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। जितने भी प्रश्न से रिलेटेड पिछले बैक ईयर में पूछा है उसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक, अगले पे हम पहुंचते हैं। अगला है संस्मरण।
देखो रेखा चित्र और संस्मरण बहुत नज़दीकी विधाएं हैं, ठीक। इन सभी विधाओं को, इनफैक्ट सारी ही विधाओं को जब हमने हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य का इतिहास पढ़ा था उसमें हमने ऑलरेडी समझा है, ठीक है। इन सबका इंट्रोडक्शन हमने जाना था, इन सब को डिटेलिंग में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब हम सीधे टेक्स्ट पर ही बात कर रहे हैं। तो पहला रेखा चित्र था, दूसरा है संस्मरण, ठीक है। रेखा चित्र और संस्मरण में कंफ्यूजन होती है तो ये आप जरूर याद रखेंगे। संस्मरण है ये महादेवी वर्मा का, ठीक है। यूं तो महादेवी वर्मा का बहुत सारा रेखा चित्र भी प्रसिद्ध है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में ये जो है ठाकुरी बाबा, ठीक है, ये संस्मरण, कहीं कहीं इसको रेखा चित्र भी मिलता है तो इसको लोग संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी आप देख सकते हैं, ठीक है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने जीवन की कुछ घटनाओं का इसमें जिक्र करती हैं महादेवी। इसमें स्पेशली उन्होंने ठाकुरी बाबा और भक्तिन नाम से अलग संस्मरण भी है। ठाकुरीन बाबा, भक्तिन, स्वयं महादेवी और इसके अलावा कुछ दो और जैसा सहुआइन वगैरह कुछ 2-3 और कैरेक्टर मिलेंगे जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट दिखाएंगे। इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा जो संस्मरण है वो आपको दिखता हुआ चलता है। ये संस्मरण इन्होंने अपने स्मृति की रेखाएं संस्मरण में इन्होंने संकलित किया है। स्मृति की रेखाएं में आपको ये संस्मरण इनका पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। इसका यही एकमात्र संस्मरण आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक। तो छोटी और बहुत भावनात्मक घटनाओं के साथ इसमें आपको जिक्र मिलता है। महादेवी की जितनी भी रचनाएं हैं वो खासकर जो संस्मरण और रेखा चित्र हैं वो बहुत भावानुकूल है और बहुत अन्वेषण करके महादेवी उसके बारे में लिखती हैं। तो और इंटरेस्टिंग भी बहुत है, आप ज़रूर पढ़ें। और हम बहुत शॉर्ट में बात करते जा रहे हैं। महादेवी वर्मा ने 1943 में स्मृति की रेखाएं जो है वो उनके प्रकाशित हुआ था, उसी के अंतर्गत ये जो इनका संस्मरण है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। देखो बहुत शॉर्ट में हम हर विधाओं पर बात करते जा रहे हैं, क्योंकि पूरी विधाएं पढ़ना अभी आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी की पूरी विधाओं पढ़ो। और हम आपको एक इंट्रोडक्शन देते जा रहे हैं इन सभी विधाओं के बारे में। इनसे अभी आपको, चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपको उठाना है मोस्टली जितने भी PYQ हैं। मैं हर लेक्चर में ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं अगर हो पाएगा आपसे, कुछ भी अगर आप नहीं पढ़ पाओगे इन सभी विधाओं से रिलेटेड कुछ भी, तो आप PYQ ज़रूर पढ़ लेना, ठीक। अगला हम टॉपिक पर आते हैं। अगला है तुलसी राम का मुर्दहिया, बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्दहिया, इसके लेखक हैं तुलसीराम JNU के बड़े प्रोफेसर। इनका आत्मकथा है, यह है आत्मकथा। आत्मकथा है मुर्दहिया। तुलसीराम की आत्मकथा 2 भागों में विभाजित है। पहली जो है वो है मुर्दहिया और दूसरी है मणिकर्णिका, ठीक है। मुर्दहिया, जहाँ पे इन्होंने, जब ये आजमगढ़ में रहते थे, इनके गांव के पास एक शमशान है, उसका नाम ही मुर्दहिया था। इसके ऊपर इन्होंने लिखा है। वही मणिकर्णिका आप सब जानते हैं, ये बनारस के घाट के पास जो शमशान है वो मणिकर्णिका है। तो इन्हीं दोनों को केंद्रित करते हुए इन्होंने अपने इस आत्मकथा का नामकरण किया है। मुर्दहिया के आत्मकथा को देखते हैं तो इसमें इन्होंने अपने बचपन से ले करके, ठीक है,
अपने स्नातक तक की शिक्षा के बारे में लिखा है कि कैसे ये अपने गांव में रहे, चूंकि यह दलित लेखक हैं और इनकी यह आत्मकथा भी जो है वो दलित आत्मकथा मानी जाती है, उसी में आती है। ठीक है, इस दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो जब आप मुर्दहिया को पढ़ते हैं तो उसमें आप तुलसीराम जी के जीवन के संघर्षों को देखते हैं, उसके गांव के आसपास का वातावरण देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने किस परिवार में जन्म लिया और कैसे अभावों का सामना करते हुए, यह अभाव केवल आर्थिक नहीं था, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी अभाव कहीं ना कहीं रहा था, चूंकि दलित वर्ग से ये जुड़े हुए हैं। तो उन सभी का सामना करते हुए कैसे वह आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वह बनारस तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन्होंने अपने स्नातक जो है परीक्षा जो पास करते हैं और इसके बाद की भी कहानी उनके जीवन जो है आगे बढ़ता है। लेकिन उसके बाद की जो है स्नातक के बाद उन्होंने मणिकर्णिका में लिखा है, मुर्दहिया में उन्होंने केवल अपने बचपन से लेकर के स्नातक के और उसके बीच में सभी संघर्ष, चाहे वो उनके गांव का संघर्ष हो, गांव से बाहर जाने का संघर्ष हो, पढ़ाई का संघर्ष हो, इन सभी के बारे में उन्होंने तुलसीराम ने मुर्दहिया में बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से हम मुर्दहिया को केवल तुलसीराम की ही नहीं, दलित जीवन का संघर्ष भी कह सकते हैं। कि किस प्रकार से एक दलित बच्चा जो है वो शोषित हो रहा है अपने समाज से और उसके बावजूद भी वह आगे बढ़ता है, उन सभी बंदिशों को तोड़ता हुआ वो आगे बढ़ेगा, पढ़े लिखेगा और बाद में जेएनयू तक पहुंच जाता है। ये सारी इनके दोनों आत्मकथाओं को जब आप पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस आत्मकथा में, अपनी आत्मकथा में तुलसीराम जी ने बहुत बैलेंस के साथ यह बात भी स्वीकारा है कि उनको दलित जीवन का जो शोषण है वो तो झेलना ही पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग भी प्राप्त हुआ और समाज का, जो अन्य समाज का, उसको भी ये स्वीकारते हैं। तो इस मामले में ये आत्मकथा थोड़ी लिबरल आपको जरूर लगेगी। ठीक है, उतनी कट्टर नहीं लगती है, या कह सकते एकदम अपने जीवन के प्रसंगों को एकदम सटीक रूप से उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में अब हम आगे आते हैं अगले विधा पर। यह विधा है जीवनी विधा। ठीक है, जीवनी है प्रेमचंद घर में। ठीक है, शिवरानी देवी, प्रेमचंद की पत्नी, इन्होंने यह जीवनी लिखी है। ठीक है, लगभग 1944 में यह जीवनी आती है इनकी। शिवरानी देवी ने, जैसा कि स्पष्ट है इसके शीर्षक से, कि प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद को जो उनका बाह्य रूप है, उनके लेखन का जो रूप है, उनके संवादों का जो रूप है, उनके कह सकते हैं कि जो महान जो उपन्यास सम्राट हैं, कहानीकार, कथाकार का रूप तो हम आप जानते हैं, लेकिन उसके पैरेलल, उसके समानांतर प्रेमचंद किस प्रकार उनका जो गृहस्थी भरा भी जीवन होगा, लेखक जीवन के साथ गृहस्थी का जो जीवन है, उसको कहीं ना कहीं शिवरानी देवी ने ज़्यादा बेहतर देखा होगा और उसको समझा, और इसलिए यह जीवनी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि जब कोई लेखक लिखता है तो हम जो उसका जो लेखन पढ़ रहे हैं उसके बाहर जो वैचारिकता है उसको देखते हैं, लेकिन जब वो उस विचारों को या उस लेखन को लिखते हुए, गढ़ते हुए किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, ठीक है, उसको सामना करते हुए शिवरानी देवी ने प्रेमचंद को जरूर देखा और उसको ही उन्होंने इस जीवनी में व्यक्त किया है।
जीवनी के शुरुआत में बहुत कहते हैं तथ्यात्मक ढंग से एकदम स्टार्ट करती हैं कि उन्होंने प्रेमचंद के जीवन के बारे में उनका एक सामान्य सा जीवन परिचय दिया है। उसके बाद उनको ये सभी रचनाओं के आधार पर भी और उनके जो महत्वपूर्ण घटना हो उसके आधार पर उन्होंने लिखा है। लगभग छोटे छोटे 88 भाग में यह पूरा जो जीवनी है वो विभाजित करके उन्होंने 88 लगभग चैप्टर में लिखा है कि किस प्रकार से प्रेमचंद जो है उसका निजी जीवन कैसा चल रहा था, वो लेखन के साथ उनका गृहस्थी का जो जीवन था वह भी प्रेमचंद कितनी सुगमता से चला रहे थे। और उन्होंने प्रेमचंद के जीवन के अंतिम क्षणों तक के बारे में इसमें लिखा है। ठीक है, जो जीवन के शुरुआत से लेकर के जो उसका तथ्यात्मक परिचय के साथ साथ जीवन के अंतिम क्षणों तक वह प्रेमचंद के साथ जुड़ी रही और इस जीवनी में उन्होंने हर चीज लिखी है। प्रेमचंद की जो वैचारिकता है वो प्रेमचंद के साथ प्रेमचंद के जो मूल वैचारिकता हो सकती है उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के वह उसमें सीधे सीधे लिखती जाती है। तो ये जीवनी बहुत महत्वपूर्ण रही, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके प्रश्न की दृष्टि से भी और प्रेमचंद को समझने की दृष्टि से भी। ठीक है, प्रेमचंद के ऊपर तो अन्य भी जो आए, इनके पुत्र ने अमृत राय ने भी लिखा, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर, ये भी जो है वो लिखे गए हैं। महत्वपूर्ण जीवनी है प्रेमचंद, लेकिन उस क्रम में यदि प्रेमचंद को आप साहित्य जगत के साथ साथ कहीं उनके निजी जीवन के साथ उनको जानना चाहते हैं तो आप इस जीवनी को जरूर पढ़ें। इसे प्रश्न आता भी है तो इसको आप उस तथ्यात्मक दृष्टि से भी और प्रेमचंद को जानने की दृष्टि, क्योंकि प्रेमचंद बड़े रचनाकार है और हमेशा प्रेमचंद पे प्रश्न आना ही है घुमा फिरा करके। तो चूंकि जो जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है विधा, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो या जीवनी हो, तो उनको तो आप जरूर ध्यान देकर पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं हिंदी साहित्य में जिनको छोड़ करके प्रश्न बन ही नहीं सकता है। ठीक, तो मैं लास्ट में कुछ ऐसे व्यक्तित्व तो आपको जरूर बताऊंगी आप अगले वीडियो में 12-15 व्यक्तित्व जो है कि जिनको आपको समग्र रूप से उनके तथ्यों को एक बार देख लेना है। ठीक, तो उनको अगर बायकॉट करके उनको हटा करके हिंदी साहित्य का प्रश्न बनाया ही नहीं जा सकता। प्रेमचंद मैं कह सकती हूँ कि उनमें अग्रणी श्रेणी में खड़े हुए नजर आते हैं, तो इसको आप जरूर इस दृष्टि से देख लेंगे। ठीक, अगले जो टेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया है वह है मनु भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी यह भी। मनु भंडारी बड़ी लेखिका हैं। इनको हम इनके अपने लेखन से भी जानते हैं और साथ साथ में हम ये भी जानते हैं कि ये राजेंद्र यादव जी की पत्नी है। ठीक है, हालांकि मनु भंडारी इस परिचय का मोहताज नहीं है, बट चूंकि आप यह जब पढ़ते हैं, ठीक है, जब इस कहानी को, जिसको इन्होंने आत्मकथा नहीं कहा है, स्वयं मनु भंडारी कहती हैं कि ये मेरी आत्मकथा नहीं है, तो इसको आप संस्मरणात्मक आत्मकथा कहा जा सकता है या संस्मरणात्मक कहानी कहा जा सकता है। ठीक है, हालांकि हम इसको जब पढ़ते हैं विधा के स्पेशल जब पढ़ेंगे तो हम इसको आत्मकथा में ही पढ़ा है। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा तो आत्मकथा है पे ही टिक कर लगानी है। हालांकि मनु भंडारी ने खुद इसको आत्मकथा नहीं माना है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अपने इस कहानी में, इस आत्मकथा में मनु भंडारी जी ने जो सामान्य महिला मनु भंडारी से किस प्रकार से वह लेखिका मनु भंडारी बनती हैं उसका बारे में आपको बताती हैं कि कैसा इनका पारिवारिक जीवन था, किस परिवेश में ये पली बढ़ी थी और किस प्रकार शादी इनकी हो जाती है राजेंद्र यादव जी से और उसके बाद शादी के बाद क्या परिवर्तन होता है। जब हम इसको पढ़ते हैं, इस विधा को पढ़ते हैं, तो हमें ज़रूर कुछ अच्छे और
अलग से इंटरेस्टिंग तथ्य जानने को मिलता है, क्योंकि तब हम जानते हैं राजेंद्र यादव जी के बारे में भी। मनु भंडारी की दृष्टि से, मनु भंडारी की रचनात्मक दृष्टि से हमने राजेंद्र यादव जी को भी जाना है। कहीं ना कहीं मनु भंडारी पत्नी निजी जीवन की तो बात नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर लेखक की दृष्टि से कहा जाए, लेखनीय दृष्टि से, तो उनका राजेंद्र यादव जी के संग थोड़ा सा तालमेल जरूर आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसा था। मनु भंडारी कई बार एक्सेप्ट करती हैं कि राजेंद्र यादव रचना क्रम में हमेशा मनु भंडारी जी को कहीं ना कहीं टोकते थे, या फिर शायद जितना उन्होंने अन्य लेखिकाओं को सपोर्ट किया है उतना मनु भंडारी को घर में रहते हुए उनसे सपोर्ट उतना नहीं मिला है। ठीक है, व्यवधान के लिए सॉरी। तो हम देखते हैं कि मनु भंडारी की जो दृष्टि, मनु भंडारी जी की दृष्टि से हमने देखा कि वह राजेंद्र यादव जो कह सकते हैं जो बाहरी जो नज़र आता था उसमें, और मनु भंडारी के निजी जीवन में, उसमें ज़रूर कुछ न कुछ जो है वो अलगाव है या वैचारिक मतभेद आपको दिखाई देने को मिलेगा। ये हमेशा ये कहा जाता है कि यदि आपको किसी महापुरुष के बारे में जानना है, उनके बारे में यदि आप सच में जानना चाहते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में असली में जानना है आपको, तो आपको उस महापुरुष की पत्नी की आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो यदि आप उस दृष्टि से भी देखेंगे तो आपको केवल मनु भंडारी ही नहीं, राजेंद्र यादव जी के बारे में भी जानने को मिलेगा। हालांकि ये बहुत कह सकते हैं विवाद का विषय भी हो सकता है। हम आते हैं मनु भंडारी जी के रचनाक्रम पे। उन्होंने अपने इस नॉवेल में, इस कहानी में सभी अपनी रचनाओं को स्पष्ट करते हुए बताया है कि किस प्रकार उन्होंने कौन सी रचना करते हुए उन्होंने कौन सी निजी परेशानी या सामाजिक परेशानी है, किस प्रकार से उन्होंने एक एक रचनाओं को, अपने एक एक कैरेक्टर को कितने बहुत संजीदगी के साथ पैदा किया और उसके साथ उसको पाल पोष करके रचना क्रम में हमारे सामने लाया है। इस क्रम में जो एक रचना है 1 इंच मुस्कान, जिसको कहा जाता है कि वो मनु भंडारी और राजेंद्र यादव जी के साथ मिलकर लिखी गई जो रचना है, मनु भंडारी अपने ऐसी आत्मकथा में एक्सेप्ट करती हैं कि इसमें राजेंद्र यादव जी का हाथ बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था। ज़्यादातर ये रचना है वो अकेले मनु भंडारी जी ने लिखी है। बट चूंकि हम जब पढ़ते हैं, जब आपके पास ये प्रश्न आता है कि इसके लेखक कौन है, तो हम यही हमें फैक्ट में जो है वो टिक करना है कि मनु भंडारी और राजेंद्र यादव जी ने साथ में लिखी है, क्योंकि अभी तक यह रचना दोनों की साथ सह लेखन में मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस आत्मकथा में कुछ अलग सा जानने को आपको ज़रूर मिलेगा। आप ज़रूर पढ़ें, जब भी आपको फुर्सत मिलेगी आप ये जो आत्मकथा है मनु भंडारी जी की वो ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगली जो विधा है आपके सिलेबस में, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंटरेस्टिंग, वो है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा यह है जीवनी। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। यह जो जीवनी है उन्होंने लिखी है बंगला के बड़े राइटर शरद चंद्र जी पे। ठीक है, शरद चंद्र जी के शुरुआती जीवन से लेकर के उनके जीवन के अंतिम काल तक इन्होंने ये पूरी जीवनी लिखी है। ठीक है, लगभग 1947 के समय ये जीवनी जो है हमारे सामने आती है। इस जीवनी को इन्होंने मूलतः अगर हम देखें तो 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, पहला है दिशाहारा, ये पूछता है प्रश्न। ठीक है, दूसरा है दिशा की खोज, और तीसरा है दिशांत। ठीक है, इन 3 भागों में ये इनको विभाजित करते हैं। इन सभी भाग जो है वो भी उसके भी छोटे छोटे
जो है वो क्रम, मतलब कह सकते हैं उसको डिवाइडेशन की है, जिसमें दिशाहारा में 18 भाग, दिशा की खोज में भी 18 भाग और दिशांत में लगभग 30 भाग में होता है। दिशाहारा में एक युवक जो अभी इसको कुछ पता नहीं है कि इसको क्या होगा, आगे इसके बचपन में से लेकर के उसको आगे जाके क्या करना है, तो बचपन से लेकर के जो बड़े होने की यात्रा है, जिसमें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में एक भटकाव होता है, बहुत चीज क्लियरिटी नहीं होती है, हर चीजों का एक अलग अलग आकर्षण होता है, वह चीज आपको इसमें दिखाई देगी। कलकत्ता में शुरुआती जो इनका जीवन बीतता है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, दिशा की खोज में जब हम आते हैं, जो उनके जीवनी का दूसरा भाग है और कहीं ना कहीं शरत चंद्र जी के जीवन का जो अगला पड़ाव है, उसमें जब हम देखते हैं उसमें वह रंगून पहुंच गए हैं। ठीक है, अब रंगून पहुंचकर उन्होंने किस प्रकार अपनी जो भटकी हुई जीवन है उसको एक दिशा देने का कार्य किया है, मतलब उन्होंने वह अपने रचना क्रम से धीरे धीरे जुड़ते हैं। बड़ी बड़ी रचनाएं आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। उनका जो यहाँ आप देखते हैं कि उनका विवाह होता है, शांति नामक महिला से विवाह होगा, तो जो विवाह में के बाद जो उनके भीतर का जो प्रेम होता है, रचना क्रम है, वो और आपको प्रगाढ़ दिखाई देगा। इनसे वह इतना प्रेम करते हैं कि वह उनका नाम हिरण्मय ही रखते हैं। ये भी एक प्रश्न पूछता है कभी भी। उसके बाद शांति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फिर एक बड़ा जो है उतार जो है वो शरतचंद्र जी के जीवन में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ घटनाक्रम के बाद फिर उनकी दोबारा विवाह होता है मोक्षदा नाम के स्त्री से। ठीक है, फिर विवाह होगा। ठीक, इसके बाद जो अगला क्रम आता है वो है दिशांत का। अब जो भटकाव है कहीं ना कहीं अब एक केंद्रीकरण हो चुका है। तमाम दुनिया देखने के बाद वह वापस रंगून से कलकत्ता आ जाएंगे और अब शरतचंद्र केवल एक मामूली युवक शरतचंद्र नहीं है, अब यह बड़े लेखक हो सकते हैं। ठीक है, बड़े लेखक बन चुके हैं। वह लेखक जिसने चरित्रहीन, परिणीता, देवदास जैसी बड़ी बड़ी रचनाएं करी हैं, वह लेखक अब जो बंगला साहित्य में अपना एक बड़ा नाम रख चुका है। कहीं ना कहीं शुरुआती जीवन वो दिशाओं में भटका हुआ युवक एक दिशा को प्राप्त कर चुका है, या हम कह सकते हैं अपने मंतव्य को प्राप्त कर चुका है, या करने की कोशिश में अभी भी है, क्योंकि लेखन की जो समाप्ति है वो कभी नहीं हुई उनकी। हमेशा इनका लेखन जो है वो चलता रहा। लेकिन अगर यदि आप इनको सफलता के पैमाने पे नापेंगे तो अब ये जो युवक है कहीं ना कहीं सफलता को प्राप्त कर चुका है। अब लोग जब वह वापस लौट करके आते हैं कलकत्ता में तो वह बड़े लेखक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो ये 3 चरणों में बड़ी अच्छाई, यह 3 चरणों में बड़ी सरलता के साथ विष्णु प्रभाकर जी ने इनकी जीवनी लिखी है। बहुत इंटरेस्टिंग जीवनी है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो एकदम ये लगती है कि जैसे ये चलचित्र के तरह जो है वो आपके सामने चलती जा रही है। तो बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किए हैं, बड़े सरलता के साथ यह जीवनी लिखी है इन्होंने। आप ज़रूर पढ़ लें और महत्वपूर्ण भी है। बहुत सारे कह सकते हैं यूनिवर्सिटी में ये आपके सिलेबस में, एमए के सिलेबस में ऑलरेडी लगी हुई है, तो आपने इसको पढ़ा होगा। पर यदि नहीं पढ़ा है तो आगे ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, अब हम आते हैं अगले विधा पे। यह है आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। बच्चन की आत्मकथा है।
हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पूरी 4 भागों में है, जिसमें पहला भाग है इनका क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, अन्य भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दूसरा है इनका नीड़ का निर्माण, फिर है बसेरे से दूर, और अंतिम है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक, क्या भूलूं क्या याद करूं में एकदम से शुरुआती जीवन से इन्होंने अपने स्ट्रगल को, अपने जीवन को लिखा है कि किस प्रकार से वह जन्म से लेकर के उनका जो विवाह है श्यामा के साथ, उनकी पहली पत्नी श्यामा के साथ उनका विवाह होता है। तो वह जन्म से लेकर के पहले उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इसको पूरा वह बताते हुए लिखते हैं, और उसके बाद वह उनका जन्म होता है। ये हरिवंश राय से उनका नाम बच्चन कैसे पड़ा, ठीक है, इसके बारे में भी वह जिक्र करते हुए, बताते हुए बहुत रुचिकर ढंग से उन्होंने सभी घटनाओं को बताया है। और जन्म से लेकर के और अपनी पढ़ाई तक, उसके बाद भी जब लेखक बनने से पूर्व तक उनका जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, उसको भी आप इस पहले भाग में ज़रूर देखेंगे। और उसमें जब उनका विवाह हो जाता है श्यामा के साथ, ठीक है, श्यामा उनकी पत्नी, पहली पत्नी श्यामा के संग उनका विवाह हो जाता है, वह जीवन, और उसके साथ ही उसके पूर्व जब आप देखोगे तो एक उन्होंने जीवन को उन्होंने एक अपने मित्र करकल, उनका एक मित्र होता है, उसके साथ उनका कैसा जुड़ाव है, क्या लगाव है, क्या भावनात्मक लगाव है, उसको भी आप बड़े कह सकते हैं ईमानदारी से देखते हैं। जब बच्चन लिखते हैं तो अपने जीवन के बारे में उन्होंने कोई भी ऐसा तत्व जो है तथ्य वो छुपा करके नहीं लिखा कि कोई आप जजमेंटल हो सके। उन्होंने बिल्कुल ओपनली रूप से लिखा है कि जो जीवन में बीता उसको वह व्यक्त कर रहे हैं। अब उन्होंने पाठ के ऊपर छोड़ दिया है कि आप इसको किस प्रकार से लेते हो, लेकिन बड़ी ईमानदारी से कहा जा सकता है कि ये लेखन लिखा है। शायद कुछ प्रसंग जो हैं वो छुपाए जा सकते थे, हटाए जा सकते थे, पूरी आत्मकथा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेखक के व्यक्तित्व पे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लेखक ने उसको ईमानदारी से उसमें व्यक्त किया है। ठीक है, तो उससे लेकर के वह जन्म पूरे स्टार्टिंग से लेकर के अपने स्ट्रगल से लेकर के श्यामा से विवाह तक और श्यामा की से मृत्यु तक, वो जो है इस पहले भाग में हरिवंश राय बच्चन ने इस जीवन के संघर्षों का जो है वर्णन किया है। अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप पहला भाग पढ़ते हैं तो अपने आप ही आप इनके अन्य भागों को पढ़ने के लिए बड़े उत्सुक हो सकते हैं। तो किसी भी कह सकते हैं कि लेखन की सफलता ही यही है कि जब आप उसको निरंतर पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। तो ऐसा ही जब आप इसे पढ़ते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं पढ़ते हैं, हालांकि ये भी सिलेबस में लगी हुई है, लेकिन हो सकता है सभी यूनिवर्सिटी में ना हो। तो चूंकि आपकी यूजीसी के सिलेबस में है तो शायद आपने पहले भी पढ़ी हो, यदि नहीं पढ़ी हो है तो इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार अटेम्प्ट करने से पहले आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, बहुत मोटी मोटी नहीं है, छोटी छोटी विधाएं ही हैं, छोटी है, 150-200 पेजों की नहीं होगी। यदि आप तारतम्यता के साथ बैठेंगे तो शायद 3 से 4 दिन में आप जो मोस्टली विधाएं हैं वो पढ़ ले जाएं। ठीक है, इसलिए मैं आपको इनको पढ़ने का सलाह ज़रूर देती हूँ। ठीक, इसी के साथ हम आते हैं अगले विधा पर। तो आते हैं अगली विधा पर। अगली विधा है रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी। ठीक है, रमणिका गुप्ता आप हुदरी, ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। 2015 में इसका लेखन वे प्रकाशित हुई थी। रमणिका गुप्ता बड़ी साहित्यकार भी हैं, साथ ही साथ ये अच्छी नारीवाद फेमिनिस्ट कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने अपने निजी जीवन में बहुत क्रांतिकारी आंदोलन किए और उसकी ही छाप कहाँ से पड़ी वह आप इनकी आत्मकथा आप हुदरी में देख सकते हैं। आप हुदरी, इस शब्द का मतलब होता है जिद्दी लड़की,
वह लड़की जो एक बार कुछ करने को ठान लेती है और उसके बाद वह करके ही रहती है। ठीक है, रमणिका निश्चय ही ऐसे ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व की महिला है। एक बड़े सामंती परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन पे वह सामाजिक बंधन या कह सकते हैं सो कॉल्ड सभ्य समाज के बंधन उन्हें कभी जकड़ नहीं सके। उन्होंने हमेशा से तय कर रखा था कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है और कैसे जीना है, और उन्होंने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया। आफुद्री पढ़ते वक्त आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे रमणिका उस अपने समय के समाज से सीधे सीधे लोहा लेते हुए निकलती हैं। यह निश्चय ही उदाहरण है अपने समय की, और साथ ही आगे आने वाले समय में आज भी यह प्रासंगिक है। इनकी आत्मकथा प्रासंगिक है, इनका लेखन प्रासंगिक है। इनकी आत्मकथा प्रासंगिक है, इनका लेखन प्रासंगिक है। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ें, पढ़ने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम की भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्त्री विमर्श में आप रमणिका गुप्ता का नाम पढ़ सकते हैं। इनसे प्रश्न भी पूछा जाता है। आफुद्री इनकी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी विमर्श हो, ठीक है, चाहे वो स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, उसमें आत्मकथा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, क्योंकि आत्मकथा उनके निजी जीवन की अभिव्यक्ति होती है, तो इसलिए स्त्री विमर्श की दृष्टि से भी ये पुस्तक और रमणिका गुप्ता महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले विधा पर। अगली जो विधा है वो बहुत रोमांचक विधा है, वो है भोला राम का जीव। भोला राम का जीव, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, परसाई जी को हम पहले भी जानते हैं। ये बड़े व्यंग्यकार और बहुत अच्छे निबंधकार भी हैं। भोला राम का जीव इनकी बहुत अच्छी और व्यंग कह सकते हैं व्यंग्यात्मक कहानी है। यह व्यंग्य है समाज पर, सामाजिक व्यवस्था पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर। ठीक है, भोला राम एक व्यक्ति है जो कि अब रिटायर हो गया है। वह रिटायर हो गया है तो वह अपने पेंशन के लिए जाता है। रिटायरमेंट के बाद जो सरकारी पेंशन मिलनी रहती है उसके लिए वो बहुत भाग दौड़ करता है, लेकिन जैसे कि सरकारी जर्जर व्यवस्था है, भोला राम को कई बार उसका भी सामना करना पड़ता है। लोग जो वहाँ बैठे हैं सरकारी दफ्तर में वो उससे घूस मांगते हैं ताकि वह उसका ही पेंशन उसे दे सके। पर भोला राम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हुए ईमानदार है और चाहता है कि वह सीधे तरीके से, क्योंकि वह उसका हक है, इसलिए वह अपना पेंशन सीधे हक से ले। परिणति यह होती है कि भोला राम की इसी सब संसर्ग में मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के पश्चात भी हम देखते हैं कि भोला राम की जो आत्मा है ना, वो उसी पेंशन ऑफिस में अभी भी डटी हुई है कि वो चाहे वो मर गया हो लेकिन वह अपने हिस्से का हक लेकर के रहेगी, और वह पेंशन की, वह भोला राम की आत्मा भी उस पेंशन ऑफिस का चक्कर काट रही है। तो कितनी दुर्व्यवस्था है समाज की, यह दिखा रहे हैं कि व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति की आत्मा भी उस व्यवस्था से परेशान है। जब ये आप कहानी पढ़ते हैं तो बड़ा एक हास्य व्यंग्य सा लगेगा, लेकिन यह उस सामाजिक व्यवस्था पर, कानूनी व्यवस्था पे बड़ा तीखा सा व्यंग्य है, क्योंकि ये हकीकत है और सच्चाई है। चाहे क्या उस समय हो, क्या आज के डेट में भी हमें इन सारी व्यवस्थाओं से दो चार हाथ होना ही पड़ता है। इस कहानी को कहते हुए वह यमराज, चित्रगुप्त, धर्मराज, इन सब का भी जिक्र करते हैं।
इस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे भी कैरेक्टर वह लेकर के आते हैं हरिशंकर परसाई, और जैसा कि उनकी लेखन शैली ही है, वो बहुत तीक्ष्ण तरीके से बात कहते हैं अपनी, बहुत घुमा फिरा करके नहीं, बहुत सीधे सीधे तरीके से बात कहते हैं। इस कहानी में भी उन्होंने ऐसा ही किया है और ऐसे ही व्यंग्यात्मक कहानी आपको दिखती है। छोटी कहानी है, पढ़ी जा सकती है, इसको आप ज़रूर पढ़ लें। जितने भी सिलेबस में आपके, मैं हमेशा कहती हूँ कम से कम यदि आपके पास उपन्यास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप जो छोटी कविताएं हैं, कहानी है, निबंध है, उसको तो ज़रूर से पढ़ लें, ठीक है। उसको तो आप मनोरंजन चलते फिरते कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इसी के साथ हम आते हैं, हालांकि कहानी आपके सिलेबस में अलग एक यूनिट भी है, पर चूंकि यह कुछ व्यंग्यात्मक कहानी है उसको अलग अन्य विधाओं में भी रखा है। इसी क्रम में हम आते हैं एक अगली व्यंग्यात्मक कहानी पर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी तरह जिस तरीके से ये कहानी थी उस भोलाराम का जीव, आप अगली कहानी जो है उसको भी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते समय एक हास्य का, एक व्यंग्य जिसका जो है वो पढ़ते पढ़ते आपको जरूर महसूस होगा। वह कहानी है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़, लेखक हैं इसके कृष्णचंद्र, हमेशा अपने आप को ऐसे लिखते हैं, कृष्णचंद्र, ठीक है। कृष्णचंद्र यूं तो उर्दू के अच्छे और बड़े लेखक रहे हैं, उन्होंने हिंदी में भी अपनी कलम चलाई है और हमेशा वह सही और अच्छे ही साबित रहे हैं। जामुन का पेड़ अगेन एक कहानी है जो भ्रष्टाचार पे और यही एडमिनिस्ट्रेटिव भ्रष्टाचार पे, उसकी दुर्व्यवस्था पे, सामाजिक दुर्व्यवस्था पर बहुत तीखा व्यंग है। कहानी है जामुन का पेड़ की। एक बड़े कैंपस के अहाते में एक जामुन का पेड़ है जो गिर गया है, ठीक है। आंधी मांधी आई होगी, वह पेड़ गिर जाता है। उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया है। अब पूरी जो कथा है ना वो इसी के आगे पीछे इर्द गिर्द जो है वो चलती रहेगी। ये होता है कि पेड़ को बचाएं या आदमी को बचाएं। लोग कहते हैं कि आदमी जो है वो अभी मरा नहीं है, अभी जीवित है, तो उसको बचाने के लिए पेड़ को काट देना चाहिए, क्योंकि पेड़ बहुत हैवी है, वो लोगों से उठ नहीं रहा है। इसलिए ये होता है कि चलो पेड़ को काट के अलग कर दिया जाए जिससे आदमी की जान बच सके, ठीक है। तो अब लोग इसके लिए तैयार होते हैं कि चलो ठीक है। पहले तो वो जामुन के पेड़ को याद करते हैं वहां के जो लोग हैं, और कहीं ना कहीं उनको जो गुस्सा है वो उस आदमी पे ही निकलता है। जैसा लगता है कि उस पेड़ को गिराने में और अपने ऊपर गिराने में उस आदमी का कोई बड़ा रोल है। फिर भी लास्ट में ये होता है बाद में कि जामुन का पेड़ काट दिया जाए। अब ये जामुन के पेड़ को काटने का जो प्रसंग है ना, उसकी जो फाइल है वो इस विभाग से उस विभाग, कभी हार्टिकल्चर, कभी नगर पालिका, कभी किसी विभाग में जाती है कि ये पेड़ काटना आखिर है किसका काम। उस ऐसे क्रम में 1 दिन 2 दिन बीतता जाता है। इधर पता चलता है जो महाशय पेड़ के नीचे दबे हैं वो भाई पेशे से शायर हैं। ये भी एक बड़ी बात फैल जाती है कि वो तो शायर हैं। लोग जो कम्युनिटी के लोग हैं, शायर कम्युनिटी के लोग, लेखक कम्युनिटी के लोग, वो भी आते हैं और उनको हाथों हाथ लेते हैं कि भाई ऐसा है कि आज से तुम हमारे साथ सदस्य हुए, क्योंकि उनको उस घटना की पॉपुलैरिटी से मतलब है और वह उसको अपने अपने संस्था में शामिल करते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, कुछ नहीं, हम तो तुम्हारे बीवी को पेंशन दिला सकते हैं, इतना हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे, तुम मर जाते हो तो। मतलब व्यक्ति अभी मरा नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति का, उसकी परिस्थिति का कैसे हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सकता है, वह इस बात को, हालांकि बात गंभीर है लेकिन बड़ी मजाकिया लहजे में कृष्णचंद्र जी ने यह बात दिखाई है कि समाज कितना भ्रष्ट होता गया है। जो ये अफसरशाही वर्ग है, जो नेताओं का वर्ग है, वो किस प्रकार से अपनी अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। अंततः यह होता है कि चलो पेड़ काट दिया जाए।
फिर पता चलता है कि ये पेड़ तो किसी बड़े दूसरे राष्ट्र के राष्ट्र नेता ने लगाई थी, तो ये पेड़ कैसे काटा जाएगा। तमाम फिर वही भाग दौड़ हो जाने के बाद प्रधानमंत्री तक बात पहुंचती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चलो ठीक है, अपना दिल बड़ा करते हुए कि ये जो पेड़ काटने की जिम्मेदारी है और इससे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो खराब होंगे कि नहीं होंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पेड़ काट दो, आदमी को बचा लेना चाहिए। पहुंचते पहुंचते वो बात आदमी तक पहुंचती है और लोग पेड़ काटने आते हैं। तब तक पता चलता है कि वो जो आदमी है वो मर चुका है, इतने लंबे इंतजार के बाद। तो जो उसकी परिणति है, उस व्यक्ति की मृत्यु जो है वह एकदम स्पष्ट दिखाती है कि समाज में न्याय की क्या व्यवस्था है, समाज में अलग अलग विभागों की क्या व्यवस्था है, और वह उस समय भी थी और कहीं ना कहीं आज भी चले आ रही है। तो उस रूप से यह कहानी, यह व्यंग्यात्मक कहानी प्रासंगिक भी है, ठीक है, और पढ़ते वक्त भी आपको बहुत कहते हैं ना कि मनोरंजन सा भाव समझ में आता है, क्योंकि हास्य व्यंग्य पे लिखी हुई है, इसलिए जब आप उसको पढ़ते हैं बहुत गंभीर अर्थ लेते हुए यदि आप ना पढ़ें तो बहुत हल्का फुल्का आपको मनोरंजन देते हुए लगती है। हालांकि अर्थ बहुत गूढ़ है, बट चूंकि हास्य व्यंग्य है उस दृष्टि से कही गई है कि आप पढ़ते वक्त आप किसी बोझिल या बोरियत महसूस ना हो, इस लिहाज से यह कहानी बहुत सफल है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इस अगले विधा पर। अगली जो विधा है वो है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। इसके लेखक हैं दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। यह पुस्तक 1956 के लगभग आई थी। यह एक उनकी आलोचनात्मक पुस्तक है, ठीक है, समग्र रूप से एक आलोचनात्मक पुस्तक है। जैसा कि स्पष्ट है 4 अध्याय, तो पुस्तक में 4 भागों में 4 अलग अलग अध्यायों में उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति से लेकर के आज तक की संस्कृति के, आज तक की सामाजिक व्यवस्था का बड़ी बारीकी और बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। यह पुस्तक मैं सभी हिंदी प्रेमियों को जरूर कहूंगी, इनफैक्ट सारा भारतवासियों को ही जरूर कहूंगी कि यह पुस्तक जरूर पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। उस दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने को जाने, अपने भारत को जाने, उस दृष्टि से भी यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। आपके सिलेबस की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, ठीक है। तो 4 भागों में यह डिवाइड करते हैं इसमें, जिसमें पहले भाग में ये बताते हैं कि जो भारतीय जनता है, भारत की जो जनता है उसकी रचना कैसी हुई है और हिंदी संस्कृति, हिंदू संस्कृति का आगमन किस प्रकार से भारत में हुआ, ठीक। दूसरा जो अध्याय है वो है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, किस प्रकार समाज जो है वो धीरे धीरे चेंज हुआ, अलग अलग लोग आए जिसमें जैन, बौद्ध, इस तमाम तरह के बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं। तो इस हिंदुत्व में कहीं ना कहीं अब एक नई नई विचारधाराओं का भी प्रस्फुटन हुआ, उसके बारे में वो बताते हैं। चूंकि एक बड़ी संस्कृति है ये, ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगला जो अध्याय है, तीसरा इंपॉर्टेंट अध्याय है, वो है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो आगमन हुआ, उससे जो संस्कृति हमारी बदली और बढ़ी, उसमें भी कुछ और भी संस्कृति का मिश्रण हुआ, उसको बताते हैं तीसरे अध्याय में दिनकर कि इस्लाम के आगमन से भारत की भारतीय व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। अगला जो अध्याय है कि भारतीय संस्कृति और यूरोप। जब हम जानते हैं कि जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी या मुगल आते हैं और जहां उनका शासन खत्म होता है, तुरंत यूरोपीय जो आक्रमणकारी हैं या यूरोपीय कंपनी है,
है तो कंपनी बिजनेस है, लेकिन उन्होंने भारत का पूरी तरीके से अधिग्रहण कर लिया। उनके आने के बाद से की क्या दशा होती है, ठीक है। तो उसके बाद का जो भारत है किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, क्या क्या उसमें चीजें आई, तो भारत की मूल संस्कृति को जानने के लिए यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बड़े तथ्यात्मकता के साथ ये जो है दिनकर जी अपनी बात रखते हैं। यही कारण है कि इस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। इस लिहाज से भी यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम अगले विधा पर। अगली विधा है एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी, इसके लेखक हैं मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक, यह इसके लेखक हैं। दरअसल एक साहित्य की डायरी, इनका एक डायरी, निबंधात्मक डायरी कह सकते हैं इसमें, ठीक है। ये निबंधात्मक डायरी है। इसमें मुक्तिबोध ने अलग अलग 13 निबंधों का संकलन है। यह निबंध या अपने विचार जो उन्होंने पत्रिकाओं में वसुधा और क्रमशः नया खून, ठीक है, पहले वसुधा में लिखते थे, उसके बाद से उन्होंने नया खून पत्रिका में अपने जो वैचारिक दिए, एक उसमें एक स्तंभ था इनका, ठीक है, स्तंभ था। उस स्तंभ में इन्होंने अपने विचार दिए अलग अलग मुद्दों पे, साहित्यिक और समसामयिक मुद्दों पे अपने जो विचार दे रहे थे, वह अलग अलग 13 विचारों को एक साथ संकलित करके एक साहित्य की डायरी निकाली गई। हालांकि ये शायद 2 भाग में है। पहली जो थी वो मुक्तिबोध के रहते ही निकली थी और दूसरी जो है वह मुक्तिबोध के मरने के बाद। तो आपके सिलेबस में पहला ही भाग जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें इन्होंने शुरुआत की है तीसरा छड़ से, ठीक है, लंबी कविता की परंपरा क्या होती है, हाशिए पर कुछ नोट्स, कलाकार का व्यक्तित्व, इस तरह के कुछ वैचारिक अपने निबंधों को इसमें इन्होंने लिखा है और जिसका संकलन आपको एक साथ समग्र रूप से मिलता है। मुक्तिबोध को समझने के लिए, मुक्तिबोध थोड़े से अगर आप पढ़ते हो तो एक बार में वो पढ़ने से समझ में नहीं आते, ठीक है। उनका लेखन एक बार से आप पढ़ोगे तो बहुत बहुत गूढ़ अर्थ के साथ है, ठीक है। तो यदि आप मुक्तिबोध को सीधे सीधे समझना चाहते हैं, उनके विचारों को समझना चाहते हैं, उसके लिए एक साहित्यिक की डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बहुत हेल्प मिलेगा मुक्तिबोध की वैचारिकता को समझने के लिए। तो मुक्तिबोध यदि आप काम कर रहे हैं, मुक्तिबोध आपके प्रिय कवि हैं, तो उस लिहाज से भी आप ये जो साहित्यिक की डायरी है वो जरूर पढ़ें। अब आते हैं अगली विधा पे। अगली जो 2 विधा हैं वह दोनों ही यात्रा वृत्तांत है। पहला यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यानंद का मेरी तिब्बत यात्रा। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ कवि, घुमक्कड़ लेखक रहे हैं और कह सकते हैं कि घुमक्कड़ साहित्य, एक अनकहा जो घुमक्कड़ साहित्य का जो दौर है, अनकहा जो घुमक्कड़ साहित्य के जो जन्मदाता हैं हिंदी साहित्य में, वह राहुल सांकृत्यायन को भी हम मान सकते हैं, ठीक है। यह भी एक यात्रा वृत्तांत है, 5 भागों में है, ठीक है। 1937 में यह लिखा था इन्होंने।
इसमें इन्होंने जैसा कि स्पष्ट है अपने तिब्बत की यात्रा का पूरा वर्णन किया है, साथ ही तिब्बत के सामाजिक, सांस्कृतिक और उसके भौगोलिक परिवेश की भी जानकारी देते हुए चलते हैं। तो उस लिहाज से यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो दूसरी पुस्तक आपके सिलेबस में जो दूसरा यात्रा वृत्तांत दिया है वो है अरे यायावर रहेगा याद, रहेगा याद। इसके लेखक हैं अज्ञे, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यह भी एक यात्रा वृत्तांत है, 8 भागों में है। इनके 2 यात्रा वृत्तांत जो फेमस हैं, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। इसमें अरे यायावर रहेगा याद में इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करी और उसका जो संकलन है भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पूरा जो जिक्र करते गए हैं भारत का, वह अरे यायावर रहेगा याद में किया। और वहीं भारत के बाहर विदेशी जितने भी यात्रा है उसका संकलन उन्होंने एक बूंद सहसा उछली में किया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है और कभी कभी यही फैक्ट पूछ लेता है कि किस में उन्होंने भारत का यात्रा का वर्णन किया है और अपने किस यात्रा वृत्तांत में विदेश के यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। तो चूंकि आपके सिलेबस में अरे यायावर रहेगा याद यही है तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बट चूंकि मैंने हमेशा कहा है कि जो लेखक आपके सिलेबस में दिया है उस लेखक के कम से कम उसी विधा के अन्य रचनाओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न पूछ लेता है। ठीक, तो कभी कभी ऐसा होता है कि विकल्प में आप कंफ्यूज ना हो, उस लिहाज से भी आप उनकी बाकी विधाओं को भी जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये कुछ चुनिंदा विधाएं थी, गद्य विधाएं जो आपके यूनिट 10 में दी हुई हैं। ठीक है, तो एक मोटा मोटा जो फाउंडेशन होता है एक मोटा मोटा जो फाउंडेशन हो सकता है वो हमने इन सभी क्लासों में 10 यूनिट की पूरी क्लासों में किया। डिटेलिंग हर चीज की हमने साथ साथ बताई भी कि क्या आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, कोई भी आपके डाउट, कोई भी उससे रिलेटेड प्रश्न जो भी हैं यूनिट 1 से लेकर के 10 तक आप कमेंट में टेलीग्राम पे पूछने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। टाइम अब इतना है कि बस आप रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। अब इस समय इतना कम टाइम बचा है कि तो मैं ज़रूर कहूँगी रिवीजन का सोर्स बहुत कम रखिएगा। ठीक है, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं अब उसको लिमिटेड कर लीजिए। 10 किताब, एक टॉपिक 10 जगह से नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक आप एक ही जगह से उसको पढ़ें, वो सोर्स रखिए, उसको बार बार आप रिवीजन करिए और प्रैक्टिस पेपर लगाइए। PYQ हम तब से कर रहे हैं, वो ज़रूर कर चुके होंगे। साथ साथ में आप हमारे दिए हुए टेस्ट को भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको लगाते रहें और जो भी डाउट हो वो जो भी, इन सब के अलावा यदि आपको लगता है कि कोई किसी टॉपिक को स्पेशली समझाया जाना चाहिए अलग से, ठीक है, उसको भी आप ज़रूर मेंशन कर दे, कमेंट में बता देना, टेलीग्राम पर बता देना। हम उसको उस पर एक नए सिरे से जो आपका डाउट क्लियर कर सके उस पर लेक्चर ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो बस तैयारी बनाए रखो। सफलता का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बस एक ही तरीका है, वो है परिश्रम। और परिश्रम में भी अगर तुम शॉर्टकट, वैसे तो परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट तरीका ज़रूर होता है। और वो स्मार्ट तरीका बस यही है कि जितना पढ़ लिया है, अब हार्डली 10 से 12 दिन बचे हैं। ठीक, तो जितना पढ़ लिया है अब उसके अलावा तुम्हें बस वही छोड़ देना है। अब जो बिल्कुल नहीं पढ़े हो, मतलब 10 यूनिट में अगर कोई भी यूनिट तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उस यूनिट की पुस्तक तो अब मत छूना, उसके बस PYQ लगा लो। ठीक, और जितने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो। ठीक, बाकी कोई भी डाउट हो तो पूछे। परीक्षा के लिए हमारी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं।